बढ़िया काम करवाए हैं हमारे गांव के अंदर। काम में कोई कमी नहीं है। उधर वाले रोडों को कम ज्यादा कराया है, संतुष्ट हैं आराम से। नमस्कार, खास खबर.com के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम रहेंगे तकनीकी शिक्षा आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के विधानसभा क्षेत्र में। उनसे जानेंगे उन्होंने भरतपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाए हैं, कैसा उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, आगे का उनका क्या विजन रहा है। आज हम पूरे दिन डॉक्टर सुभाष गर्ग के साथ रहेंगे और उनके साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। डॉक्टर सुभाष गर्ग जी हमारे साथ है। गर्ग साहब शिक्षक, शिक्षाविद के बाद मंत्री, विधायक के रूप में जनता की सेवा करने का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, जो मैं 2018 में चुनाव लड़ा, विधायक बना, मंत्री का भी मुझे पद मिला, तो मैं कह सकता हूँ इन 5 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए, कोरोना आया, इसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ काम किया है, विकास किया है और आगे भी काम करेंगे, विकास करेंगे। और अनुभव जनता की सेवा करना, एक संकल्प के साथ, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, उस संकल्प को लेकर आगे चल रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जनता ने अपेक्षा की थी मेरे से, कि जनता ही तय करेगी कि उन अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरा या नहीं उतरा। लेकिन जहाँ तक मैं अपने दिल से ये कह सकता हूँ कि जितना संभव हो सका है मैंने वो काम कराए हैं। और भरतपुर में ये मैं कह सकता हूँ कि विकास के लिए आपको नेगेटिविटी कोई भी जनता नहीं देगी, ये मेरा मानना है। मुख्यमंत्री जी ने अभी विजन 2030 का नारा दिया था, तो भरतपुर शहर के लेकर आपका क्या विजन है? देखिए, मेरा विजन तो जब मैंने 2018 में चुनाव लड़ा, एक 10 साल का विजन लेके चला हूँ, जिसमें से मैं ये कह सकता हूँ अभी 60% विजन वो काफ़ी पूरा होने की कगार पे है। आगे जो रोड मैप रह गया है मेरा 40%, जो मैं चाहता हूँ ये भरतपुर शहर अच्छा बने, लगे ये शहर है। पहले एक छोटा सा टाउन, बड़ा सा टाउन, कुछ भी कह लीजिए, ऐसा लगता था। लेकिन जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स हम लेके आए, CFCD 378 करोड़ का प्रोजेक्ट, सीवरेज का 2nd, 3rd फोर्स जो 125 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जो लेके आए, मेडिकल हब बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन हब हम इस संभागीय मुख्यालय को बनाना चाहते हैं। तो ये जो सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो लेकर के, और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है, वो मतलब देश और दुनिया में नायाब है, मैं ये कह सकता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, एक बहुत बड़ा जो है हमारा एक डिसीजन है, पूरे देश में उसको लोग अब फॉलो कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के, कर्मचारियों का जहाँ तक सवाल है, भर्तियों का सवाल है, रिकॉर्ड भर्तियाँ सरकारी सेवा में सरकार ने की हैं। तो ये मुद्दे हैं जिस विकास के मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ विकास जीतेगा, ये मैं कह सकता हूँ। आपने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि भरतपुर को छोटा कस्बा माना जाता था, लेकिन अभी आपने 60% काम पूरे कर दिए, 40% बाकी है। तो ऐसे कौन से काम आप भरतपुर शहर में कराना चाहेंगे जिससे भरतपुर मेट्रो शहर बन सके? देखिए, आने वाले समय में ड्रेनेज का जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। 1.5-2 सालों में जब कंप्लीट हो जाएगा तो भरतपुर शहर लगेगा शहर है ना। पानी भराव की समस्या है, पानी जमाव की समस्या है, मच्छरों से मुक्ति मिलेगी, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा, एजुकेशन हब अभी और बनाना है। अभी पहले 4 कॉलेज थे, अब 12 कॉलेज हुए और आगे अच्छे इंस्टीट्यूट आए, यूनिवर्सिटी खुले, यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी खुले, स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी खुले, लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़े। तो उस हब के रूप में मैं इसको डेवलप करना चाहता हूँ। साथ ही मेडिकल हब, सुपर स्पेशलिटीज़ अभी 3 खुल पाई हैं, 10 की घोषणा हो चुकी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब ये हमारी बिल्डिंग 250 बेडेड हॉस्पिटल की जो नई बन रही है शानदार, ये जब तैयार हो जाएगी तो सारे हमारे लोगों को जो सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं, इस संभागीय हेडक्वार्टर पर मिलेंगी। तो ये की है। जिस तरह का खेल की दुनिया में भरतपुर का नाम और आगे आए, तो उसको मैंने फोकस किया है। आप देखें, इतने पिछले 60 सालों में खेल के संदर्भ में काम नहीं हुए, जो इन 4-5 सालों में हुए हैं, काम चल रहा है। तो उसको मैं लाना चाहता हूँ। इसी तरह से हर ग्राम पंचायत पर खेल का मैदान हो, हर ग्राम पंचायत पर लाइब्रेरी हो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, ये है। और हर ग्राम पंचायत पर PSC हो, मेडिकल की फैसिलिटीज़ हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल काफ़ी खुलवाए हैं, काफ़ी क्रमोन्नत भी करवाए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे। और स्मार्ट क्लासरूम, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर जो स्कूल हो वह स्मार्ट क्लासरूम हो, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को हम बढ़ावा दे सकें। और इसी तरह से सारे गाँव को भी, बॉर्डर्स को भी, हमने यहाँ 300 एक्स्ट्रा CCTV सर्वेलेंस लगवाए थे शहर में। इसको मैं चाहता हूँ गाँव में जाए, सोलर लाइट
गांव में प्रॉब्लम लाइट की होती है, तो मेरा आगे वाले 5 सालों में है कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम 10-10 सोलर लाइट लग जाएं। रात को अंधेरा होता है, ये चोरी और इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो मैं चाहूँगा कि हर ग्राम में, हर ग्राम पंचायत में सोलर लाइट लग जाए, जिससे कि लोगों को सुविधाएं हो सकें। फिर रोड मैप का विलेज प्लान मेरा बनाने का है। एक मान लो 5 साल मिलते हैं, 5 साल में 5 पंचायत मैं लूँगा और 5 पंचायत में मॉडल लूँगा कि नाली की व्यवस्था हो जाए, सड़कें उनके फर्स्ट क्लास हो जाएं, पानी की निकासी की व्यवस्था करें, जहाँ नाले की ज़रूरत वहाँ नाले बनवाए जाएं, लाइट की व्यवस्था हो जाए। ये फोकस मेरा विलेज प्लान पे है। और शहरी व्यवस्था में जनता क्लिनिक में बताना चाहूँगा, पूरे राजस्थान में सबसे देखा जाए तो 3rd नंबर होगा जयपुर और जोधपुर के बाद, जहाँ 11 जनता क्लिनिक स्वीकृत हो गए, जिसमें 5-6 शुरू हो चुके हैं और अभी आने वाले 2-3 महीने वो भी शुरू हो जाएंगे। एक नया कंसेप्ट लेके आए थे, जहाँ आम आदमी, गरीब आदमी, सामान्य आदमी को घर के पास ही सारी सुविधाएं मिल सकें। तो ये जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं वो उस रूप में लेके चल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से जनता का मुझे विश्वास, आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिलेगा। आपने कहा एजुकेशन हब भरतपुर को बनाएंगे, गाँव में विकास करेंगे, लेकिन एक रोजगार महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो भरतपुर शहर में या भरतपुर जिले में औद्योगिक इकाई ज़्यादा से ज़्यादा लगे ताकि भरतपुर पिछड़ा नहीं रहे, इसको लेके क्या प्रयास रहे आपके? सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि एनसीआर, भरतपुर जिला एनसीआर में आने की वजह से इसका नुकसान भरतपुर को उठाना पड़ रहा है। TTZ और ये एनसीआर है। हमारी कोशिश रहेगी, राजस्थान सरकार ने भी लिख के दे दिया कि भरतपुर जिले को एनसीआर रीजन से हटाया जाए। डिस्कशन एनसीआर बोर्ड में हो चुका था। तो आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि एनसीआर रीजन से हट जाए और फिर इंडस्ट्रीज़ की संभावनाएँ बढ़ें। लेकिन उसका वैकल्पिक जो हमने मार्ग सोचा है वो है कि एजुकेशन हब के रूप में डेवलप किया जाए। जो बच्चे, अब बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हुए, बच्चे सरकारी नौकरी में आते हैं, कंपटीशन करते हैं, तैयारियां करते हैं और सफल होते हैं। तो वो वैकल्पिक चीज़ें लेकर चल रहे हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ यहाँ का सिमको जो फैक्ट्री है उसका भी एक्सपेंशन होगा। प्लेसमेंट वो कर रहे हैं, मेरे को जानकारी मिली है कि लोकल प्लेसमेंट करेंगे, 60-70 लोगों को, टेक्नीशियंस को भरेंगे। तो मैं समझता हूँ एक संभावना लेकर चल रहे हैं। दूसरा, आने वाले समय में केंद्र में हमारी सरकार न होने की वजह से थोड़ा नुकसान होता है। जो सांसदों को भूमिका जो होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं है कि ये फ्लाईओवर हमें बनवाने हैं। मैं खुद लिख चुका हूँ नितिन गडकरी जी को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सारस इससे लेकर के सेवर तराई से लेकर के ऊंचा नंगला तक एक एलिवेटेड बाईपास बन जाए तो आए दिन यहाँ दुर्घटनाएँ होती हैं। ये फोकस है। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए हमने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। हर थाने पे करीब 2 गाड़ियाँ हो गई हैं, उनको 112 का CCTV मतलब GPS से जोड़ दिया गया है। तुरंत कोई भी 112 फ़ोन करेगा, तुरंत पुलिस वहाँ पहुँचेगी। और अब मैं ये कह सकता हूँ उस चीज़ों को लेकर के, और औद्योगिक विकास का तक सवाल है, निश्चित रूप से ये मेरे गहन चिंता रहती है। लेकिन इसका भी हम वैकल्पिक मार्ग सोच रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की रोज़गार की संभावनाओं को, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को स्किल बेस्ड सेंटर्स यहाँ डेवलप किए जाएँ। वो भी यहाँ खुल रहा है। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी कोर्सेज नए शुरू किए, टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक में हमने शुरू किए हैं। तो मैं समझता हूँ इसका प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो क्या भरतपुर, जैसे आपने औद्योगिक विकास की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, टूरिस्टों की बात करें, केवलादेव पक्षी अभयारण्य है यहाँ पे, तो उसको लेके क्या योजना है कि टूरिस्ट भी भरतपुर में ज़्यादा जाता है? बिल्कुल, ये फोकस रहेगा और इसलिए 25 करोड़ के काम अभी मैंने सौंदर्यीकरण के कराए। गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आप देखेंगे, रात को देखिए आप, तो हेरिटेज लाइटिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं। सारे हमने पार्क्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। एक नया, पहले यहाँ उन पार्कों की हालत अगर आप देखते 18 से पहले तो बड़ी चिंतनीय थी। उन पार्कों का, चौराहों का सौंदर्यीकरण किया है। इधर विश्वप्रिय शास्त्री पार्क पर हमने एक शानदार चौपाटी का निर्माण किया है जो दिखाने लायक है। आप राजस्थान में जाइएगा, देखिएगा उस चौपाटी को। मनसा देवी को हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, सौंदर्यीकरण किया है, वहाँ एक चौपाटी का निर्माण किया है। तो उसको लेकर के टूरिस्ट को क्या, ये गोल्डन ट्रायंगल पर आता है भरतपुर, और घनावर्ड सेंचुरी हमारे भरतपुर की विरासत है, जान है, लाइफ लाइन है। तो उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय हम देखेंगे कि यहाँ कुछ ऐसे रिजॉर्ट्स बने, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करें और वो रिजॉर्ट्स बनाएं कि जो आसपास का जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, वो यहाँ आए और रुके। जिस दिन ये फॉरेन टूरिस्ट या बाहर का टूरिस्ट रुकने लग जाएगा तो हमारी इस क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ेगी। और इसलिए 8 कॉलेजेस जो खुलवाए हैं वो एक बाहर के बच्चे आएंगे, 2,500-3,000 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, तो इकोनॉमी भरतपुर की अपलिफ्ट होगी। तो रेवेन्यू जो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी लोगों की, रेंटल वैल्यू बढ़ती है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है। तो मैं कह सकता हूँ ये चीज़ें को लेकर फोकस चल रहे हैं। और एक विज़न है, कॉमर्स टीचर रहा हूँ मैं, खुद मैनेजमेंट का टीचर रहा हूँ, तो चीज़ों को समझता हूँ, किस तरह से प्लान बनाया जाता है, किस तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरह से उस प्लान को मॉनिटरिंग किया जाता है, फॉलोअप किया जाता है, चीज़ों को निकलवाया जाता है और जनता को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। अभी सुभाष गर्ग जी ने अपना विजन बताया है। अब सुभाष गर्ग जी विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खास खबर .com की टीम उनके साथ रहेगी, देखेगी किस तरह वो जनता के साथ अपनी बातें कहते हैं।
काम करवाए हैं हमारे गांव के अंदर। सड़क बढ़िया डरवाई है, बिजली में फ़ायदा किया है और गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा किया है। गर्ग साहब ने 5 वर्ष में खूब सुनारी गांव में बहुत बढ़िया व्यवस्था करवाई। नई सड़क बनवाई है साहब, कैमरा के लिए कोई रास्ता नहीं था, उसमें होके और बेंच नहर पे की सड़क डलवा दी। मंत्री ने सब काम तो खैर बढ़िया कराए सर, रोड बनवा दिए, रोड ना आए, ये लिंक रोड भी जॉइंट करा रहे हैं, लाइट की व्यवस्था बढ़िया रही है, डॉक्टरों की भी बढ़िया व्यवस्था रही है, पानी की व्यवस्था सही है, सब मिल रहा को पानी आएगा, सबको बढ़िया व्यवस्था है। नहीं, मुझे इस गांव में बहुत बढ़िया लगा कि हर चीज़ की सुविधा है। मंत्री जी ने सड़क बनवाई है अपने यहाँ, सौर ऊर्जा प्लांट लगवाया पानी का, और गांव में खरंजा है, रोड हैं, पोखर की साइड में रोड बनवाए हैं। संतुष्ट हैं आराम से। मंत्री जी ने ते काम कराए हमारे गांव के अंदर, कैसे आए थे हम जीवन में सोच ना सके कितने काम होंगे हमारे गांव के अंदर। हमारे गांव में सबसे पहले तो पानी की मतलब घर घर सुविधा है। ये सड़क है जहाँ पर आज हम यहाँ में हम चौमासी में निकल ना सके, ट्रैक्टर ना निकलो हमारो, जहाँ में आज हम यहाँ पे साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके, ट्रैक्टर लेके, गाड़ी लेके, कुछ भी लेके निकल सकते हैं। ये सबसे बड़ा विकास हुआ है हमारे। और वैसे हमारे यहाँ थोड़ी काम की कोई कमी ना रही मंत्री जी की। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं करी, सब चीज का लाभ है यहाँ पे, पानी को, सड़क को, जो हमें हमारे घर दुख को सबको लाभ है हमारे। गर्ग साहब, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो भरतपुर शहर में सुजान गंगा नहर का है, टूरिस्ट प्लेस होने के बजाय वो एक सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। आपने उसको रोकने के लिए, उसके संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित रूप से सही है। कोई भी आदमी जब मानसिक अवसाद में होता है और जब इस तरह के काम करने की सोचता है तो सबसे वो ऑप्शंस देखता है। और सुजान गंगा नहर बिल्कुल नज़दीक होने की वजह से, सिटी के बिल्कुल केंद्र में होने की वजह से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जब इस संज्ञान में आया था तो मैंने इसको चारों तरफ से बाउंड्री को ऊंची कराया, वायर फेंसिंग मतलब पूरा वो जाल लगवाया, अभी कुछ रह गया है, और आने वाले समय में इसको पूरी तरह से इससे सुरक्षित कर दिया जाएगा जिससे कोई कूद ही नहीं सके, नंबर 1। नंबर 2, इसको सुजान गंगा नहर को हम टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा पॉइंट बनाना चाहते हैं। कोशिशें भी हुई थी, पहले नाव भी चलवाई थी, लेकिन यहाँ पानी की ये प्रॉब्लम, इसको साफ़ नहीं हो पाया था। तो अब आने वाले रोड मैप है, जो भविष्य का जो प्लान है, उसमें एसटीपी प्लांट लगवा करके इसका शुद्धिकरण किया जाएगा और इस तरह से इसको डेवलप किया जाएगा कोई भी व्यक्ति ये कार्य ना कर सके, इस तरह का कदम ना उठा सके। तो अगला फोकस है, जिसका मैंने 23-24 के बजट घोषणा में भी करवा दिया है, सुजान गंगा नहर का डीपीआर बना करके एक शानदार तरीके से इसको मुख्य टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो क्या केंद्र सरकार के किसी विभाग की तरफ से इसमें अड़चन आती है सुजान गंगा नहर को लेके? एएसआई की प्रॉब्लम आती है, आर्कोलॉजिकल जो है सर्वे ऑफ इंडिया की वो प्रॉब्लम आती है। विरासत हेरिटेज बिल्डिंग है तो परमिशन नहीं देती है, बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को कराया है, लेकिन उसमें प्रयास करके केंद्र सरकार से भी हमने पहले अनुरोध किया था, लेटर भी लिखे गए थे, वहाँ से आए भी था, लेकिन अभी ये कुछ प्रॉब्लम है, उनकी जो क्लियरेंस मिल जाएगी उसके बाद हमने ये भी कहा भाई आप करा दो या हमको जिम्मेदारी दो, तो इस पर है। तो मैं सोचता हूँ आने वाले समय में इसको हमें कुछ ना कुछ इसको कर पाएंगे। आपसे पहले 3 बार यहाँ पे विधायक रहे बीजेपी के, आपने ऐसी कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पे दूर करी जो वो नहीं कर पाए थे? भाई मैं तो ये कह सकता हूँ, आप देखें कॉलेजेस खुलवाए, पहले 4 कॉलेज थे, अब 12 कॉलेजेस जो है हो गए हैं। पीएससी केवल मेरे क्षेत्र में 4 थी, अब 13 पीएससी, 3 सीएससी हो गई। हॉस्पिटल का 250 बेडेड का ये करवाया, सुपर स्पेशलिटीज़ ब्लॉक की घोषणा करवाई है, और सीएफसीडी तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं कितने सालों से इस भरतपुर क्षेत्र की समस्या रही है, तो वो स्वीकृत करवा के काम शुरू हो गया। इसी तरह से जो डायलिसिस मशीन एक थी जब मैंने चुनाव लड़ा था, वहाँ 9 डायलिसिस मशीन हो गई। सोनोग्राफी एक थी, अब 3 सोनोग्राफी मशीनें काम कर रही हैं। सीटी स्कैन जो है वो लग चुके हैं, एमआरआई जो है आने वाली है, कैथ लैब बनने वाली है। तो उस और फिर
आप देखें मेडिकल कॉलेज के लिए काफ़ी शानदार काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। रोड्स का आप देखें चौड़ाईकरण का काम बहुत शानदार तरीके से हुआ है। गाँव को मतलब बॉर्डर से जोड़ दिए गए हैं चौड़ाईकरण करके, गाँव के लोग खुश हैं। तो वो एक जो काम थे उनको लेकर के सौंदर्यीकरण का एक काम जो है 25 करोड़ का हेरिटेज लाइटिंग और इन सबको लेकर के काम कर रहे हैं। तो एक एजुकेशन हब और मेडिकल हब जो वो काम नहीं कर पाए थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ सभी लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन मेरा ये है कि मेरा ये नहीं किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, मेरा तो एक पॉजिटिव सोच है कि हम सब मिलकर के भरतपुर को आगे बढ़ाएं, भरतपुर में विकास के नए आयाम स्थापित करें, वो एक मकसद। और उसमें मैं काफ़ी हद तक ये कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के उससे और प्लस सरकार की जो नीतियाँ कार्यक्रम रहे हैं, कल्याणकारी नीतियाँ रही हैं, फ्लैगशिप योजनाएं रही हैं, प्रशासन शहरों के संग एक बहुत बड़ा अभियान है। कच्चे परकोटे की 40 साल की समस्या थी, वो पट्टे का वितरण का काम शुरू कर दिया। 13 सेक्टर स्कीम जो है उसका क्लियरेंस करवाया, वो काम भी शुरू हो जाएगा। वो करीब 10, 12, 15, 16 साल की स्कीम है, लोगों को पट्टे नहीं मिले थे। तो इन चीज़ों को जो चीज़ें रुकी हुई थी उन चीज़ों को निपटाने का काम किया है और आगे बढ़ाने का काम किया है। एक ERCP भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको लेके बहुत राजनीति हो रही है। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वो गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हैं, गहलोत जी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं भरतपुर में? कहीं भी केंद्र के ऊपर आरोप लगाने का जो वास्तविकता है, सत्य है, जब उन्हीं की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री वसुंधरा जी थी, उन्होंने वो योजना बनाई थी। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री के केंद्र के जो जल संसाधन मंत्रालय, उन्हीं के यहाँ जो चीफ एडवाइजर जो काम कर रहे हैं वो उस वक्त उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने योजना बनाई और वो योजना भेजी गई थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे और इन्होंने कहा था कि भाई जैसे ही हमारी सरकार होगी हम इसको स्वीकृत करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 25 सांसद राजस्थान के हैं, खुद केंद्रीय मंत्री यहाँ राजस्थान के हैं। 16 परियोजना पूरे देश में चल रही हैं, राष्ट्रीय परियोजनाएं, किसी एक को दर्जा राजस्थान को नहीं मिला है। तो हमारी उनसे एक अनुरोध था और बार बार मुख्यमंत्री जी कितने लेटर लिख चुके हैं, राजनीति इन चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और फिर नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 14,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करके टेंडर खुल गए और उस काम को शुरू भी करवा दिया गया। और उन्होंने कहा चाहे बोली केंद्र सरकार दे या नहीं दे, मैं इस योजना को पूरी करके छोड़ूंगा। और 13 जिलों की हमारी लाइफ लाइन है, जैसे भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, बारां है, कोटा है, जयपुर है, अजमेर है, अलवर है, ऐसे जिले, दौसा है। तो वो एक लाइफ लाइन है और वो हो जाएगा तो हमारे किसानों को पानी नहीं मिल पाता है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो पहले तो पीने का पानी मिले, फिर सिंचाई का। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 बांध थे पहले ओरिजिनल्स में, अब उसको बढ़ा करके 79 कर दिया, 56 बांध और जोड़ दिए। भरतपुर का भी हमारा अजान बांध और ये सब आ चुके हैं। इसके लिए मैंने करीब 16-17 हज़ार करोड़ रुपए मुरवारा बांध और इन बांधों पर स्वीकृत कराए, वो काम भी चल रहा है, लाइनिंग का, उनको सही करने का। तो इससे है कि आने वाले भविष्य में इसी से चंबल की परियोजना हमारी उसके ऊपर टिकी हुई है, तो उसके लिए भी हमने 730 करोड़ रुपए की योजना करके 450 करोड़ रुपए भरतपुर के लिए स्वीकृत कराएं, जो अगले 20 महीनों में काम वो पूरा हो जाएगा। एक अलग से लाइन डलेगी और शहर की लाइनों का बदलने का काम रहेगा, गांव में काम करने का। और जब मैं आया था भरतपुर में 2018 में, जब चुनाव लड़ा, विधायक बना, एक गाँव में चंबल का पानी नहीं था। आज करीब 49 गाँव में चंबल का पानी, जल जीवन मिशन निश्चित रूप से केंद्र सरकार और हम सब मिलकर के काम करते हैं, तो वो भी काम जो करवाया। तो मैं कह सकता हूँ इस दावे के साथ कि काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है और निश्चित रूप से उसी रोड मैप को लेकर आगे चल रहे हैं। अभी हमने भरतपुर शहर का निरीक्षण किया, दौरा किया, सड़कें अच्छी है, सौंदर्यकरण भी हो रहा है, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या भरतपुर नगर निगम नहीं दूर कर पाया है। देखिए, ये पूरे देश की समस्या है आवारा पशु। किसी भी हाईवेज पर चले जाइए, नेशनल हाईवेज पर जाइए, दिल्ली चले जाइए, कहीं भी जाइए, ये समस्या, इसको अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। इसमें मैं अनुरोध कर रहा हूँ केंद्र सरकार को आगे आके होना चाहिए। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने गौशाला के ऊपर 3100 करोड़ रुपए दिया अनुदान के रूप में, जो पहले 500 करोड़ रुपए गत सरकार के दौरान था। कितना वृद्धि की है। इसी को बढ़ाने के लिए 2 रुपये जो अनुदान था दूध पर, उसको 5 रुपये कर दिया। पशुधन बीमा किया 40,000 रुपये के हिसाब से, 2 पशुओं का 80,000 रुपये। वो क्यों? कि लोग इनको पालें, घर में रखें। तो ये आवारा पशुओं की पूरे देश की समस्या है, केवल ये भरतपुर की नहीं है। और इस पर हमें नंदीशाला हमने बनवाई, शानदार नंदीशाला चल रही हैं, और भी नंदीशाला हैं। इसी तरह गौशाला बनवाई, उसमें नगर निगम के माध्यम से 2-2.5 करोड़ रुपए करके जो रूंद एकड़ में नंदीशाला काम कर रही है। एक यहाँ सामलदास गढ़ी की बगीची गौशाला, और आने वाले समय हम चाहेंगे जहाँ जमीन मिल जाएगी, हम चाहते हैं हर पंचायत पे एक गौशाला का निर्माण हो जाए, जिससे आवारा पशु न घूमे। और मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया है कि गौशालाओं में ही नंदीशाला का भी, नंदियों को भी रखा जाएगा, जिससे ये आवारा जो नंदी जो घूमते रहते हैं उनको एक प्रॉपर जगह मिल सके। अब सर एक भरतपुर शहर से हटकर अलग सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विपक्ष आक्रामक हो रखा है,
कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पेपर लीक, 3 मुख्य मुद्दों को लेकर और भ्रष्टाचार, ये 4 ऐसे बड़े मुद्दे वो विपक्ष उठा रहा भाजपा। और जो गहलोत सरकार है वो अपनी योजनाओं के दम पे, सामाजिक सुरक्षा की योजना हो, स्मार्टफोन योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हो, तो क्या आपकी ये सामाजिक योजनाएं और ये जो आरोप है, कौन से मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण रहेंगे? विपक्ष जो उठा रहा वो, या गहलोत जी ने जो योजनाएं बनाई है वो? देखिए, विपक्ष का काम ही यही है, आरोप प्रत्यारोप लगाना, बेबुनियाद बातें करना। पेपर लीक हुए हैं, पेपर रद्द भी हुए, पूरे देश में हो रहे हैं। खुद गुजरात में 16-17 बार हो गए, यूपी में हुए हैं, यूपीएससी के, नीट के हुए हैं, हाई कोर्ट के हुए हैं। तो ये पेपर ये होते, ये बड़ी और चिंताजनक है सबके लिए। और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने कड़ा कानून लेके आया, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं गया। और ये चीज़ है, और दोबारा पेपर करा के और बाकायदा काम किया गया तुरंत। सबसे अधिक जो है, आप देखें, सरकारी नौकरियां पूरे देश में दी गई, तो यहाँ दी गई। आप देखिए 1,85,000 नौकरियां तो भर्ती कर चुके हैं। इसके बावजूद ही जहाँ तक भ्रष्टाचार है, तो ये विपक्ष का काम है। और भ्रष्टाचार में एजेंसीज हैं, काम कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल तरीके से काम नहीं करना चाहिए। जिन्होंने किया है उनको वो भुगतेंगे, उसमें क्या बात है, उसमें कहीं। लेकिन एक तरह का माहौल बना करके क्या बीजेपी प्रशासित राज्यों में भ्रष्टाचार की बात नहीं करते क्या कभी? उनके क्या बिल्कुल सही है। ये चीज़ें एक विपक्ष का एक षड्यंत्र जो करते हैं राजनीति में सत्ता में आने के लिए। पर मैं कह सकता हूँ ये सब मुद्दे जो है फेल हो जाएंगे। केवल विकास का जो मुद्दा रहेगा, आम पब्लिक ये चाहती है कि सरकार रिपीट हो, जो काम करा है, जो राहत दी गई है, धरातल पर काम हुए हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सोशल सिक्योरिटी की गारंटी दी गई है, पेंशन बढ़ाई गई है, OPS लागू की गई है, और सड़कों का तो जाल पूरे राजस्थान में बिछा दिया गया है। तो ये सब मुद्दे जो है, युवाओं को रोजगार दिया गया, सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं, ये सब मुद्दे निश्चित रूप से ये हावी रहेंगे, इनके आरोप प्रत्यारोप है, अपने सरकारों पर। कानून व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था काफ़ी सुधार। आप डाटा की बात कर लीजिए, ये आपको ऐसा लगता है कोई FIR कंपलसरी कर दी है, इसलिए वो लगता है। कई जगह रिपोर्ट ही नहीं होता है। यूपी में क्या स्थिति है आप देखिए। तो मैं इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। कानून व्यवस्था एक प्रशासन का पुलिस का काम होता है। घटनाएं होती हैं और घटनाएं रुक नहीं सकती, किसी भी हालत में रुकती है, लेकिन उनका कानून का काम होता है और प्रशासन का, पुलिस का काम होता है उनको रोकना, आरोपियों को कानून के अनुसार सजा देना, पकड़ना, सलाखों के पीछे पहुंचाना। अब वो काम कर रहे हैं और काफी सुधार है, ऐसा नहीं। सुभाष गर्ग जी का साफ कहना है, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, उस पे जो गहलोत सरकार की योजनाएं हैं वो भारी पड़ेगी। कैमरामैन सुरेश ताने के साथ सत्येंद्र शुक्ला, खासखबर.com, भरतपुर।